नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व हम राजस्थान के स्थापत्य कला के अंतर्गत किलों के विषय में चर्चाएं कर रहे थे और हम काफी सारे किले पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे किले के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर आदि संज्ञाओं से जाना जाता है। बच्चों, ऐसा दुर्ग जो राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का मुख्य निवास स्थान हुआ करता था, अंग्रेजों की यहाँ पर एक तरह से राजधानी हुआ करता था, उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कभी अंग्रेजों ने इसकी दीवारें तोड़वाई तो कभी अंग्रेजों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे दुर्ग का जो प्रारंभिक नाम हमें मिलता है अजय मेरो दुर्ग, उसी को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं तारागढ़ का दुर्ग। देखो बच्चों, तारागढ़ दुर्ग है कहां पर, सबसे पहले हमें यह देखना होगा। परीक्षा में डायरेक्ट, कई सारी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा बच्चों कि तारागढ़ जो दुर्ग है वो है कहां पर। तो ये बच्चों है अजमेर के अंदर। अजमेर के किले का जो प्रसिद्ध नाम है वो है तारागढ़। इसे तारागढ़ क्यों कहा जाता है, काफी सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एक तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है और एक तारागढ़ अजमेर के अंदर भी है। बूंदी वाले तारागढ़ को दूर से तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ कहा गया था, जबकि ये जो अजमेर का तारागढ़ है इसे पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कहा गया था। सारी बातें हम करेंगे। तारागढ़ दुर्ग को, किसी भी दुर्ग को पढ़ने से पहले बच्चों हमें ध्यान रखनी होती है श्रेणी, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न क्रिएट हो जाता है। और तारागढ़ दुर्ग की जो श्रेणी है वो श्रेणी है गिरि दुर्ग। ध्यान रखेंगे आप, शुक्र नीति के अनुसार आपने जो 9 प्रकार के दुर्ग पढ़े थे बच्चों, उनमें से तारागढ़ का जो किला है वो कौन सी श्रेणी में बन रखा है, वो बन रखा है गिरि दुर्ग के अंदर। इसके जो निर्माता है, आप ध्यान रखेंगे इसके निर्माता कौन है। तो इसके निर्माता डॉक्टर, हम बातचीत कर लेते हैं पहले टोड के अनुसार, प्रमाणिक मत के। टोड के अनुसार बात कर रहे हैं, मैं साथ में लिख देता हूं प्रमाणिक मत। किसके निर्माण से संबंधित हमको 2 मत मिलते हैं, जिनमें प्रमाणिक मत किनका है, टोड का है। और टोड इसके निर्माता कौन बताते हैं, टोड बताते हैं कि 1113 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा यह दुर्ग बनाया गया था। 1113 ईस्वी में किसने बनाया बच्चों, अजय राज चौहान ने। साथ में इन्होंने प्रमाण भी दिए हैं, ध्यान रखेंगे आप, कि दुर्ग निर्माण के साथ ही इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की भी स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की भी स्थापना की थी। ऐसा भी आप ध्यान रख लेंगे। कभी कभार हमसे प्रश्न नगरों की स्थापना के विषय में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभार मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो मैं डायरेक्ट कौन से नगर की स्थापना कब हुई इसी टॉपिक को लेकर के आपसे लाइव होऊंगा। लेकिन आप अभी ध्यान रखेंगे कि 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की भी क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी। तो कर्नल जेम्स टोड हमारे तारागढ़, हमारे अजमेर के दुर्ग के निर्माता किसे मानते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अजय राज चौहान को। बच्चों, इस समय इसका नाम क्या था, आप लोगों से यूं भी पूछा जा सकता है कि तारागढ़ का प्रारंभिक नाम क्या रखा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, तारागढ़ का जो प्रारंभिक नाम रखा था वह रखा था बच्चों अजय मेरो दुर्गे। ध्यान रखेंगे क्या नाम रखा था, अजय मेरो दुर्गे। आइए बच्चों, अब हम जानकारी करते हैं डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार। दोनों ही मत आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको प्रमाणिक मत बता ही दिया, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है डॉक्टर हरविलास शारदा का, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट परीक्षा में यूं भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजमेर के किले के निर्माता कौन है। तो डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार ये बताते हैं कि सांबर के जो राजा थे अजय पाल चौहान। ध्यान रखेंगे, इन्होंने इनके जो निर्माता बताए वो कौन बताए, अजय पाल चौहान को बताया। साथ में सबसे इंपोर्टेंट बात जो परीक्षा के अंदर
आरएस जैसी परीक्षाओं में पूछी गई है कि हरविलास शारदा के अनुसार भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कौन सा है। ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहां पर कि डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार भारत का प्रथम गिरि दुर्ग, और ध्यान रखेंगे डॉक्टर हरविलास शारदा भारत का प्रथम गिरि दुर्ग जो बताते हैं वह भारत का प्रथम गिरि दुर्ग किसे बताते हैं, इसी तारागढ़ अजमेर को बताते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे इन्होंने ये जानकारी किसमें दी, तो तारिक उल अय्यार, एक अखबार का नाम है, आप ध्यान रखेंगे तारिक उल अय्यार, और तारिक उल अय्यार में इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तारिक उल अय्यार में इन्होंने बताया है हरविलास शारदा ने कि तारागढ़ दुर्ग के जो निर्माता है वह कौन है, अजयपाल चौहान। लेकिन बच्चों अगर आप से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से अजमेर दुर्ग के निर्माता हैं, और ऑप्शन में आपको अजयराज चौहान भी दे दिया जाए और ऑप्शन में बच्चों आपको अजयपाल भी दे दिया जाए, और ऐसी स्थिति में आप क्या सही करेंगे, तो ध्यान रखेंगे ऐसी स्थिति में आप अजयराज चौहान सही करेंगे। अजयपाल कब सही करना है, जब हरविलास शारदा का नाम ले, हरविलास शारदा के अनुसार पूछे, तभी हमको अजयपाल चौहान करना है। बाकी सदैव हमारा आंसर सही क्या होगा, अजयराज चौहान। तो बच्चों इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं कि इसे गिरि दुर्ग माना है, तो हम देख लेते हैं ये कौन सी पहाड़ी पर बन रखा है। तो बच्चों ये जो पहाड़ी है, प्रारंभ में इस पहाड़ी का नाम था भीटली पहाड़ी, कालांतर में इसी भीटली पहाड़ी को तारागढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जाना गया। ये आप ध्यान रखेंगे, इसी भीटली पहाड़ी को क्या कहा गया, तारागढ़ की पहाड़ी कहा गया। आपने सुन तो रखा होगा बच्चों नाग पहाड़, तो ध्यान रखेंगे नाग पहाड़ का ही हिस्सा है, और इसी नाग पहाड़ के अंदर ही एक चोटी है जिसे हम भीटली की पहाड़ी कहते हैं, और इसी भीटली की पहाड़ी को वर्तमान में तारागढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। तो ये कौन सी पहाड़ी पर बन रखा है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये जो दुर्ग है यह है भीटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, भीटली पहाड़ी पर। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक जानकारी से दूसरी जानकारी को चिपका लेंगे। कभी कभार प्रश्न यो भी पूछ लिया जाता है कि भीटली पहाड़ी कहां पर है, तो भीटली पहाड़ी अजमेर में है, यह भीटली पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ का जो दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, भीटली पहाड़ी पर स्थित है। और ध्यान रखेंगे भीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इसे, अतः इसे क्या कहा जाता है, गढ़ भीटली भी कहा जाता है। गढ़ भीटली, गढ़ भीटली, ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़ भीटली के नाम से भी कौन सा जाना जाता है, यही तारागढ़ का दुर्ग जाना जाता है। तारागढ़ के दुर्ग को या अजमेर के किले को गढ़ भीटली क्यों कहा जाता है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये भीटली पहाड़ी पर बन रखा है, और भीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण ही इसे क्या कहा गया, गढ़ भीटली कहा गया। विट्ठल दास गोड कुछ समय तक ऐसा बताते हैं हमारे यहाँ के इतिहासकार कि कुछ समय तक यह दुर्ग विट्ठल दास गोड के पास रहा था, इसलिए इसे गढ़ भीटली कहा गया। लेकिन यह प्रमाणिक मत नहीं है। प्रमाणिक मत तो यही है कि ये भीटली पहाड़ी पर बन रखा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, गढ़ भीटली कहा गया। ध्यान रखेंगे आप। वर्तमान में इस पहाड़ी का इनाम, वर्तमान में भीटली पहाड़ी को, ध्यान रखेंगे आप, वर्तमान में भीटली पहाड़ी को तारागढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। वर्तमान में इसी भीटली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तारागढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ये जो तारागढ़ की पहाड़ी है, आप इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे। काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ रखा है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची और मध्य अरावली की सबसे ऊंची। तो ध्यान रखेंगे यह है मध्य अरावली की। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ आपका हो सकता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मैं लिख देता हूं सर्वोच्च चोटी। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये तारागढ़ की जो पहाड़ी है ये मध्य अरावली की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली की आप लोगों को पता होगा गुरु शिखर है, जबकि उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ शिखर है, और मध्य अरावली की कौन है, तारागढ़ है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, और अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग को बच्चों
अरावली का अरमान कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे यही तारागढ़ दुर्ग अजमेर का, जो अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया, अरावली का अरमान कहा गया। बच्चों, वर्तमान में राजस्थान के मध्य में जो जिला आता है वह नागौर आता है, और वर्तमान राजस्थान जो स्वरूप में आता है वह 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आता है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व अगर हम राजस्थान की स्थिति की बातचीत करते हैं तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व अजमेर हमारे मध्यस्थ के अंदर आता था, और ये मध्य में आने के कारण ही, आप ध्यान रखेंगे, अजमेर जिला मध्य में आने के कारण ही इसे राजपुताने की कुंजी, ध्यान रखेंगे, राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। तो राजस्थान का हृदय भी किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये मध्य में स्थित था, और साथ में ध्यान रखेंगे इसे क्या भी कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी। और राजपुताने की कुंजी क्यों कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये है मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय भी कहते थे, और साथ में क्या भी कहते थे, राजपुताने की कुंजी। यहां पर बच्चों राजपुताने की कुंजी का एक और कारण आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपको यहां पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले अजमेर के दुर्ग पर आक्रमण करने होते हैं, अजमेर दुर्ग आपको जीतना होता है, उसके बाद आप अधिकतर राजस्थान को जीत सकते थे। तो बाहर से अगर कोई भी आक्रमण अगर हमारे यहाँ पर कर रहा है, या यहाँ का जो व्यक्ति है, हमारे ओरिजिनल जो राजस्थान की जो 19 रियासतें थी, इन 19 रियासतों का कोई राजा है और उसे दूसरी रियासत पर आक्रमण करना है, तो उसे आक्रमण करने से पहले तारागढ़ पर आक्रमण करना होगा, इसलिए यहां से ही मतलब दूसरी रियासतों का लोक खुला करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, राजपुताने की कुंजी। और मध्य में स्थित होने के कारण क्या भी कहलाता है बच्चों, राजस्थान का हृदय। और अरावली के मध्य में होने के कारण क्या कहलाया, अरावली का अरमान। ध्यान रखेंगे बच्चों, और ये भीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण क्या कहलाया, घट भीटली दुर्ग कहलाया। ये भी आप ध्यान रख लेंगे, थोड़ा इसको आप ले लें। इसके बाद हम थोड़ी एक और चर्चा कर लेते हैं। यहां पर विशप हेबर ने बताया है, विशप हेबर जब इस किले को देखने के लिए आते हैं, आपसे प्रश्न पूछ ले कि विशप हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा है, तो मैं विशप हेबर के शब्दों में ही बातचीत करता हूं। विशप हेबर ने क्या कहा था जरा हम देख लेते हैं। विशप हेबर के शब्दों में बच्चों अगर मैं बातचीत करूं तो विशप हेबर ने कहा था कि अगर इस दुर्ग का जीर्णोद्धार यूनानी पद्धति से करवा दिया जाए तो ये जिब्राल्टर के समान ही होगा। अगर इसका जीर्णोद्धार यूनानी पद्धति से करवा दिया जाए तो किसके समान बताया, जिब्राल्टर के समान। और हमारी परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे पूर्व का जिब्राल्टर भी तारागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और ये किसने कहा, ये विशप हेबर ने कहा। बच्चों कुछ समय तक ये जो दुर्ग हैं, ये दुर्ग पृथ्वीराज सिसोदिया, ध्यान रखेंगे आप, पृथ्वीराज सिसोदिया, आपने नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया का उल्लेख मैंने आप लोगों को कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ाया था तब भी किया था। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। ये तेज धावक था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, उड़ना राजकुमार। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के पास कुछ समय तक ये दुर्ग रहता है। बच्चों पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है, किस किले में कुछ और निर्माण करवाता है, और निर्माण के साथ ही अपनी पत्नी तारा के नाम, ध्यान रखेंगे यहां पर, इसकी पत्नी का नाम था बच्चों तारा, और अपनी पत्नी तारा के नाम पर ही, पत्नी तारा के नाम पर ही इसका नाम क्या कर देता है, तारागढ़। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वीराज सिसोदिया के समय की हम बातचीत कर रहे हैं, और पृथ्वीराज सिसोदिया के पास जब ये दुर्ग रहता है, पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार भी कहा गया। और इन्हें दुर्ग पर कुछ निर्माण करवाए, और निर्माण करवा करके अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। ये सा भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। और नेक्स्ट जुटाते हैं बात, तो
ये जो अजमेर मेरवाड़ा है, ये अजमेर मेरवाड़ा पूर्व में, ध्यान रखेंगे आप, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आया करता था। आपसे पूछ लिया जाए कि अजमेर मेरवाड़ा कौन से या राजस्थान के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था, तो ये अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था बच्चों, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो तारागढ़ की जब क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जरा हम ये भी कर लेते हैं कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये जो अजमेर मेरवाड़ा के अंदर आप ध्यान रखेंगे कौन से क्षेत्र में था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में। बच्चों राज्यों की श्रेणियां बांट रखी थी, ध्यान रखेंगे आप। तो राजस्थान तो था 20 श्रेणी का, और अगर हम बातचीत करें अजमेर मेरवाड़ा की श्रेणी के तो बच्चों ये श्रेणी होती थी सी। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी के अंतर्गत होता था, जबकि राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंतर्गत था, बी श्रेणी के अंतर्गत। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन आता था, तारागढ़ अजमेर। मैं आपको एक और बात बता दूं, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिनमें से एक राजस्थान में था। वो कौन था, अजमेर। बच्चों यहां पर एक अलग से विधायिका चलती थी। आप सोच रहे होंगे कि सर दुर्ग पढ़ाते पढ़ाते कहां पर चले गए, तो मैं दुर्ग पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, शायद जो आपने नहीं जुटाई होगी। तो अजमेर मेरवाड़ा में एक अलग से विधायिका चलती थी, और उस विधायिका का नाम क्या था, धारा सभा। आपसे प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि धारा सभा का संबंध कहां से था, तो आप बता देंगे अब कि धारा सभा का जो संबंध था वह तारागढ़ या अजमेर मेरवाड़ा से था। ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों अगर हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे धारा सिको है। धारा सिको का जन्म भी कहां हुआ था, तो धारा सिको का जन्म भी बच्चों इसी दुर्ग में हुआ था। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि धारा सिको का जन्म कहां पर हुआ था, तो धारा सिको का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। तारागढ़ दुर्ग की बच्चों अगर हम और बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो तारागढ़ दुर्ग है 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखेंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था 1833 में, वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे, इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1834 में किले की दीवारें तुड़वा दी थी। ध्यान रखेंगे, इस किले में विद्रोह होने की अंग्रेजों ने संभावना नजर आई और किले की दीवारें तुड़वा दी थी। किले के बाहर जो दीवारें हैं वो दीवारें क्या कर दी थी, तुड़वा दी थी। कौन से अंग्रेज ने तारागढ़ अजमेर के दीवारें तुड़वा दी थी, तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या कर दी थी बच्चों, किले की दीवारें तुड़वा दी थी। 1905 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी में वापस लॉर्ड कर्जन ने, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसका क्या करवाया था बच्चों, जीर्णोद्वार भी करवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसके बाद फिर से हम बताते हैं जानकारी तारागढ़ दुर्ग अजमेर की। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो धारा सभा थी, यहां से संविधान सभा में भी व्यक्ति गए थे, जिसे हम कहते हैं राजस्थान के नरसिंह, मतलब भक्त कवि दुर्लभ यहां से कहां गए थे, संविधान सभा के अंतर्गत गए थे। बच्चों इसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर हम बातचीत करते हैं, क्या देखने को मिलेगा, यहां से भी परीक्षा में यह प्रश्न आ रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार मीरान साहब की दरगाह। क्या मिलेगी, मीरान साहब की दरगाह। और आपसे पूछ लिया जाए कि मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, तो ये मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि मीरान साहब कौन थे, तो ये मीरान साहब तारागढ़ के, ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तारागढ़ के
प्रथम प्रधानमंत्री या गवर्नर, क्योंकि अलग से धारा सभा विधायिका चला करती थी, तो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर आप कह सकते हो या तारागढ़ के प्रथम प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे कौन? मीरान साहब। आपसे फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीरान साहब जो है इनका पूरा नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे मीरान साहब का पूरा नाम मीर सैयद हुसैन, ध्यान रखना है आपको, मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। मीरान साहब का पूरा नाम क्या है? तो मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ख्वाजा साहब, वो मीरा साहब नहीं है, ख्वाजा साहब नहीं है, ये तारागढ़ के प्रथम गवर्नर हुए हैं जिनका पूरा नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। और बच्चों क्या होता है कि एक युद्ध में ये तारागढ़ के ही काम आ जाते हैं, खेत रह जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और तारागढ़ के लिए ये शहीद हो गए, इसलिए यहाँ पर इनकी बहुत ही सुंदर क्या बना रखी है, ये कि दरगाह बना रखी है, एक मजार बना रखी है। ये मीरान साहब की दरगाह या मीरान साहब की मजार आपको देखने को मिलेगी। वो कहां पर मिलेगी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। बच्चों इनके एक घोड़ा भी था, ध्यान रखेंगे आप, और यहां पर इनके घोड़े की भी क्या है? मजार है, घोड़े की मजार। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इन्हें उत्तरी भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहां पर है, तो बच्चों इसी तारागढ़ के अंदर घोड़े की मजार भी स्थित है, और यहां पर चन्ने चढ़ाए जाते हैं, और अगर यहां पर आप चन्ने चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मीरान साहब की दरगाह यहां पर है, साथ में आप ध्यान रखेंगे घोड़े की मजार भी यहीं पर है। बच्चों इसके अलावा आपने सुन रखा होगा रूठी रानी, और रूठी रानी राजस्थान के अंदर अगर हम रूठी रानियों की बातचीत करें तो रूठी रानियों से संबंधित 3 स्थान हमें मिलते हैं। एक तो रूठी रानी उमादे, मालदेव की पत्नी थी उमादे, और उसी उमादी को कहा जाता है रूठी रानी। और इस रूठी रानी का मेल भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसी रूठी रानी का मेल भी आपको तारागढ़ दुर्ग में ही देखने को मिलेगा। ये सुहाग रात के दिन ही मालदेव से नाराज हो जाती है और रूठ करके कहां पर आ जाती है? ये तारागढ़ दुर्ग में आ जाती है। बच्चों ये तारागढ़ के अंदर ही रहती है, मालदेव इसे लेने के लिए भी भेजते हैं लेकिन ये नहीं जाती है, और हमेशा ही तारागढ़ में रहती है, तो वहीं पर इसका महल बन रखा था, उसे हम क्या कहते हैं? रूठी रानी का महल। दूसरी रूठी रानी है नूरजहां। आपने सुनी रखा होगा असमत बेगम की पुत्री नूरजहां, जिसका जहांगीर से विवाह किया था, वह नूरजहां भी जहांगीर से रूठ गई थी और आजीवन कहां पर निवास किया था? उसने आना सागर झील के वहां उसका महल बन रखा है। और एक मराठा बेगम थी रूठी रानी, जो भीलवाड़ा के अंदर एक शिवालय है, उस शिवालय में उसका महल बन रखा है। ये 3 रूठी रानियों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन प्रसिद्ध रूठी रानी कौन है? उमादे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस उमादे का मेल भी कहां पर बन रखा है? तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर उड़ना राजकुमार, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, ये उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को। और इस उड़ना राजकुमार का यहां पर क्या भी बन रखा है? स्मारक भी बन रखा है। उड़ना राजकुमार का स्मारक भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तो बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे शीशा खान, यहां की जो प्रसिद्ध जो है वो क्या है? शीशा खान। और शीशा खान क्या है बच्चों? कि समीप ही एक सुरंग हम इसे कह सकते हैं, जो सर्दियों में तो गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। और इसके विषय में कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय जो इसी सुरंग से, इसी शीशा खान के माध्यम से डेली देवी के जाते और देवी के आते थे, उनका एक तरह से गुप्त मार्ग था शीशा खान। बच्चों यहां पर चश्म-ए-नूर, इस प्रकार के भी प्रश्न आ रखे हैं परीक्षा में, चश्म-ए-नूर। और ये चश्म-ए-नूर क्या है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। इब्राहिम जालरा, ये इब्राहिम का जालरा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ा जालरा ये भी पूछा गया है, बड़ा जालरा, बड़ा जालरा। और एक है बच्चों नाना जी का जालरा, नाना जी का जालरा। ये जालरा में किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे आप, पहाड़ी पर या डूंगर पर कोई भी जल स्रोत है, ध्यान रखेंगे आप, पहाड़ी पर जल स्रोत को क्या कहा जाता है? जालरा कहा जाता है। पहाड़ी पर अगर कोई जल स्रोत है
पहाड़ी पर जल का कोई स्रोत है, कोई छोटा कुंड है, उसे हम क्या कहते हैं? झालरा कहते हैं। तो चश्मे नूर, इब्राहिम झालरा, बड़ा झालरा और नाना जी का झालरा भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तारागढ़ में। निश्चित ही बच्चों आपको तारागढ़ का दुर्ग समझ में आया होगा। तारागढ़ का दुर्ग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। एवं बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे।